अगर हम बेसिक लेवल पर आयोनिक बॉन्डिंग को देखें तो ये कोई इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है। मतलब ये तो हम सबको पता है कि आयोनिक बॉन्डिंग के लिए हम एक एटम से इलेक्ट्रॉन छीन कर दूसरे एटम को वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, जिससे वो दोनों एटम्स पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। फिर फाइनली इन दोनों एटम्स के ऑपोजिट चार्जेस की वजह से इन दोनों में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, जिससे ये दोनों एटम्स पास पास आ जाते हैं और हंसी खुशी एक साथ रहने लग जाते हैं। पर यह सिर्फ आयोनिक बॉन्डिंग की एक बेसिक एक्सप्लेनेशन है, और असल में आयोनिक बॉन्डिंग का कंसेप्ट इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बेसिक लेवल पर तो हम सिर्फ इतना कह देते हैं कि मेटल एटम्स और नॉन मेटल एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक बॉन्ड होगा। और अगर हम इस बात को सच मान भी लें तो क्या इन सभी कंपाउंड्स में भी आयोनिक बॉन्ड है, क्योंकि इन सब कंपाउंड्स में मेटल और नॉन मेटल एटम के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सभी कंपाउंड में सिर्फ AlF3 और NaCl ही आयोनिक कंपाउंड्स हैं, और बाकी दो कंपाउंड जो हैं वो सभी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं और इन सब में कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन हम किस तरह से जज करेंगे कि कौन सा कंपाउंड आयोनिक है और कौन सा कंपाउंड कोवेलेंट है? तो इस क्वेश्चन को और इस तरह के और दूसरे बहुत से क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें आयोनिक बॉन्डिंग की एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसीलिए इस वीडियो में हम आयोनिक बॉन्डिंग की बेसिक्स को एक रिलेटिवली एडवांस लेवल पर समझने वाले हैं। मैंने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले पार्ट में तो हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि किन दो एटम्स के दरमियान आयोनिक बॉन्ड बन सकता है, और फिर सेकंड पार्ट में हम आयोनिक बॉन्ड बनने के प्रोसेस को एटॉमिक लेवल पर समझेंगे और देखेंगे कि केटाइंस और एनाइंस के इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यही देखते हैं कि एक आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, और उसके लिए हमें आयोनिक बॉन्डिंग को डिटरमिन करने वाले चार फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा। और वो चार फैक्टर्स ये हैं: इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और लैटिस एनर्जी। सबसे पहले हम आयोनिक बॉन्डिंग और दो एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को स्टडी करते हैं। ये तो आप सबको पता है कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डिटरमिन करती है कि जब वो एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो कितना ज़्यादा या कितना कम बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दोनों एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो जो बॉन्ड पेयर बनेगा वो कौन सा एटम की तरफ शिफ्ट होगा, इसे देखने के लिए हमें इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को देखना पड़ेगा। अगर इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सेम है तो बॉन्ड पेयर दोनों में से किसी भी एटम की तरफ नहीं जाएगा और एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम बी से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो बॉन्ड पेयर एटम ए की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा और एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एटम ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम बी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो जाए तो अब इस केस में इन दोनों एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं होगी, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के इलेक्ट्रॉन को छीन कर अपने अंदर ऐड कर लेगा, जिससे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर एक कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर ऑपोजिट चार्जेस की वजह से ये दोनों एटम्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और आयोनिक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। मतलब अगर आप दो एटम्स के दरमियान बनने वाले बॉन्ड की नेचर को डिटरमिन करना चाहते हैं तो आपको उन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखना पड़ेगा। अगर उन दोनों का डिफरेंस 1.7 से कम है तो इन दोनों में जो बॉन्ड बनेगा उसमें कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होगी, और अगर उन दोनों एटम्स का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो फिर इन दोनों एटम्स में जो बॉन्ड बनेगा उसकी आयोनिक नेचर ज़्यादा होगी। इस पॉइंट को समझने के लिए हम इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर हम सोडियम और क्लोरीन के दरमियान बनने वाले बॉन्ड को डिटरमिन करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को देखना पड़ेगा, जो कि है 2.23। और क्योंकि 2.23 1.7 से बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए इन दोनों एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो हाईली आयनिक नेचर का होगा। लेकिन अगर हम आयरन और क्लोरीन के दरमियान बनने वाले बॉन्ड की बात करें तो इन दोनों का डिफरेंस 1.33 है, जो 1.7 से कम है, और इसीलिए ये दोनों एलिमेंट्स आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे बल्कि पोलर नेचर का कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन आप एक बात याद रख लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोस्ट ऑफ द टाइम एक आसान तरीका होता है बॉन्ड नेचर डिटरमिन करने का, लेकिन इस रूल में कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम और ऑक्सीजन का डिफरेंस 1.87 है, जो कि 1.7 से ज़्यादा तो है, लेकिन फिर भी इन दोनों एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो आयोनिक नहीं बल्कि कोवेलेंट नेचर का होगा। वैसे तो हम इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। बस आप इतना याद रख लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एक आसान तरीका होता है बॉन्ड नेचर डिटरमिन करने का, लेकिन ये मेथड 100% एक्यूरेट नहीं है। और साथ ही आप एक और बात भी याद रख लें कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयनिक होता है और ना ही कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट हो सकता है। इन दोनों तरह के बॉन्ड्स में थोड़ा सा करेक्टर दूसरी टाइप के बॉन्ड का भी होता है। अगर एक आयनिक बॉन्ड है तो उसमें थोड़ा सा कोवेलेंट करेक्टर होगा,
और अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड है तो उसमें थोड़ा सा आयनिक करैक्टर होगा। लेकिन मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा कि आपने इस पॉइंट को भी बस याद रखना है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम फ्यूचर क्लासेस में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, ये तो हमने बात कर ली कि किस तरह दो एटम्स के दरमियान का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उनके केमिकल बॉन्ड की नेचर को डिटरमिन करता है। लेकिन हम आयोनिक बॉन्डिंग के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो रिलेशन है उससे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एटम्स की आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में आपको ये तो पता ही है कि अगर किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो इसका मतलब है कि उस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। और अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा है तो वो जल्दी से एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। और आयोनिक बॉन्डिंग को समझने के लिए आपको सिर्फ इन्हीं कंसेप्ट्स की ज़रूरत है। अगर किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है और उसके साथ वाले एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो ये दोनों कंडीशंस आयनिक बॉन्ड बनने के लिए फेवरेबल हैं और इन दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर एक एटम की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो और या दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की नेगेटिव वैल्यू बहुत कम हो और या पॉजिटिव में हो तो इस केस में इन दोनों एटम्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड नहीं बन सकेगा क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। तो इस तरह हम दो एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यूज़ को कंपेयर करके इनके बॉन्ड को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम आयनिक बॉन्ड डिटर्मिन करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बजाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को स्टडी करते हैं क्योंकि ऐसा करना हमारे लिए ज़्यादा सिंपल और आसान है। फिर एक और चीज़ जो दो एटम्स के दरमियान आयनिक बॉन्डिंग को डिटर्मिन करती है वो है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है जो कैटाइंस और एनाइंस के एक दूसरे के पास आने और आयनिक बॉन्ड बनाने के बाद रिलीज होती है। और ये एनर्जी आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर कैटाइंस और एनाइंस के दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वो जल्दी से एक दूसरे के पास आ जाएंगे और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेंगे और इसीलिए इनका आयनिक बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर कैटाइंस और एनाइंस में अट्रैक्शन वीक होगी तो वो कम लैटिस एनर्जी रिलीज करेंगे और इसके रिजल्ट में दोनों के दरमियान आयनिक बॉन्ड भी वीक होगा। और इसीलिए हम इस लैटिस एनर्जी को देखकर दो एलिमेंट्स के दरमियान बनने वाले आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड को कंपेयर करें तो शायद आप ये कहें कि क्योंकि दोनों केसेस में आयंस पर चार्ज सेम है तो इसीलिए इन दोनों में आयनिक बॉन्ड भी इक्वली स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो इसलिए कि अगर आप इन दोनों आयनिक कंपाउंड्स की लैटिस एनर्जीज को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी सीजियम क्लोराइड की एनर्जी से कहीं ज़्यादा है, जो इस बात को इंडिकेट कर रही है कि सीजियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड सोडियम क्लोराइड के कंपैरिजन में बहुत वीक है। लैटिस एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसीलिए हम इसे दोबारा डिस्कस करेंगे जब हम आयनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लेकिन अब जैसा कि हमने ये तो डिस्कस कर लिया है कि आयनिक बॉन्ड किन केसेस में बनेगा, अब हम जल्दी से ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि दो एटम्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड किस तरह से डेवलप होता है। लेकिन उससे पहले हम अपना एक पुराना कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं और वो है आयनिक रेडियस का कंसेप्ट। अगर आपने आयनिक रेडियस वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो देख लें। उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि एक एटम में दो तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस की वजह से एक सेंट्रल पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर उस न्यूक्लियस के पास मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड छोटे छोटे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड्स। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब एक न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक शेल के ख़त्म हो जाने से उस एटम की सरफेस पर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करने लग जाता है और इसीलिए हम कहते हैं कि वो एटम अब पॉजिटिवली चार्ज एटम या केटाइन में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन अगर हम एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स के एक्सपैंड करने से उस एटम की सरफेस पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करने लग जाएगा और हम ये कहेंगे कि अब यह एटम नेगेटिवली चार्ज हो गया है या फिर एक एनाइन में कन्वर्ट हो गया है। और फिर अगर हम इन दोनों ऑपोजिट चार्ज वाले आयंस को एक दूसरे के पास लेकर आए तो इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वजह से अब इन दोनों आयंस में दो तरह की इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस डेवलप होंगी। सबसे पहले तो सोडियम केटाइन के न्यूक्लियस का पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोरीन एनाइन के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा और ये इंटरेक्शन अट्रैक्टिव नेचर का होगा जिससे ये दोनों आयंस एक दूसरे के पास आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये दोनों आयंस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे तो अब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट करेंगे। सोडियम के न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोरीन के न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा और इसी तरह इन दोनों आयंस के इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे। और क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो ये इंटरेक्शंस रिपल्सिव नेचर की होंगी जिससे ये दोनों आयंस इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, इतना दूर कि रिपल्सिव फोर्सेस मिनिमम हो जाएं और अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम हो जाएं। और इसी पॉइंट पर इन दोनों आयंस में आयनिक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा जो इन दोनों ऑपोजिट आयंस को एक दूसरे के साथ बांध कर रखेगा। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि आयनिक बॉन्ड की कोई खास डायरेक्शन नहीं होती। मतलब
एक आयनिक बॉन्ड किसी भी डायरेक्शन में डेवलप हो सकता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड सिंपली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इस अट्रैक्शन की कोई खास डायरेक्शन नहीं है। इस पॉइंट को हम सही से तब समझेंगे जब हम क्रिस्टल लैटिस को स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए इस पॉइंट को भी आप सिर्फ याद रख लें, और जब हम क्रिस्टल लैटिस को स्टडी करेंगे तो हम इस पॉइंट को और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अब आखिर में हम बस एक और छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रोवेलेंसी का। इलेक्ट्रोवेलेंसी का मतलब है कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए किसी भी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन किए हैं। और या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक एलिमेंट को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेंड करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करने पड़ते हैं, उसे हम उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोवेलेंसी या आयनिक वैलेंसी कह देते हैं। और ये सिंपली उस आयन के चार्ज के इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोडियम को ही लें तो सोडियम एटम को अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए और नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेंड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत है, और इसीलिए सोडियम की इलेक्ट्रोवेलेंसी +1 है। फिर बेरियम को कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की ज़रूरत है, और इसीलिए बेरियम की इलेक्ट्रोवेलेंसी +2 है। फिर अगर हम एनाइंस की बात करें तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, और इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी -1 है। और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने की ज़रूरत है, तो इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोवेलेंसी -2 होगी। मतलब इलेक्ट्रोवेलेंसी सिंपली उस एटम के स्टेबल आयन के चार्ज के इक्वल है। जितना उस एलिमेंट के स्टेबल आयन के ऊपर चार्ज होगा, वही उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोवेलेंसी होगी। और यहाँ पर हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है। लेकिन क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग एक काफ़ी डिटेल्ड कंसेप्ट है, तो इसीलिए हम इसे फ्यूचर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारी इतनी बेसिक्स काफ़ी हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।